बुक आप भी लीडर बन सकते हैं। प्रस्तावना, लोक व्यवहार क्रांति। परिवर्तन के लिए अपने दिमाग को हर वक्त तैयार रखें। परिवर्तन का स्वागत करें, इसे आमंत्रित करें। अपनी राय और विचारों की जांच करने तथा बार बार जांच करने पर ही आप तरक्की कर सकते हैं। 20वीं सदी में संसार में जबरदस्त परिवर्तन हो रहे हैं। भारी उथल पुथल और अभूतपूर्व तरक्की की प्रक्रिया चल रही है। कुछ ही सालों में हमने पोस्ट इंडस्ट्रियल समाज का उदय, सूचना युग का प्रारंभ, कंप्यूटराइजेशन की दीवानगी, बायोटेक का जन्म और इतना ही बड़ा परिवर्तन लोक व्यवहार क्रांति को शुरू होते देखा है। शीत युद्ध खत्म होने के बाद व्यवसायिक जगत में बहुत प्रतिस्पर्धी हो गया है। प्रतिस्पर्धा ज्यादा वैश्विक और पेनी बन चुकी है। आज टेक्नोलॉजी दिन दुनी रात चौगुनी गति से तरक्की कर रही है। अब कोई भी कंपनी अपने ग्राहकों की इच्छाओं और जरूरतों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आज कोई मैनेजर सिर्फ आदेश जारी करके यह उम्मीद नहीं कर सकता कि कर्मचारी बिना सोचे विचारे उसका पालन करेंगे। न ही व्यक्तिगत संबंधों को अनदेखा किया जा सकता है। अब कंपनियां सतत गुणवत्ता सुधार में जरा सी भी ढील नहीं दे सकती। आज मानवीय रचनात्मकता के दोहन को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसा अब तक होता रहा था। आने वाले सालों में अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए सफल संगठनों, चाहे वे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, सरकार में हो या गैर लाभकारी जगत में, को एक जबरदस्त सांसारिक परिवर्तन से गुजरना होगा। उनके काम करने वालों को ज्यादा तेजी से सोचना होगा, ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करना होगा, ज्यादा बड़े सपने देखने होंगे और एक दूसरे के साथ अलग और बेहतर तरीके से जुड़ना होगा। सबसे अहम बात, इस सांसारिक परिवर्तन के लिए एक बिल्कुल ही नए किस्म के लीडर की जरूरत होगी, जो उस बॉस से अलग होगा जिसके अधीन हमने काम किया है और जिसे शायद हम में से कुछ भी बन गए हैं। ये दिन बीत गए जब किसी कंपनी को सिर्फ चाबुक और कुर्सी के सहारे चलाया जा सकता था। आने वाले कल के लीडर्स को अपने संगठनों को वास्तविक भविष्य दृष्टि और जीवन मूल्यों की बुनियाद देनी होगी। इन लीडर्स को अतीत के लीडर्स के मुकाबले ज्यादा असरदार ढंग से संवाद करना होगा और प्रेरित करना होगा। सतत परिवर्तन के हालात में उन्हें अपने दिमाग संतुलित रखना होगा। इसके अलावा इन नए लीडर्स को अपने संगठन में सेल्समैन से लेकर एग्जीक्यूटिव्स केबिन तक मौजूद योग्यता और रचनात्मकता के हर ओस को दोहन भी करना होगा। सारी उथल पुथल की जड़ें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दशकों में मिलती है। युद्ध के बाद अमेरिकी कंपनियां लगातार समृद्ध होती जा रही थी और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनका प्रबंधन कैसा था। युद्ध से हुई तबाही के वजह से वे यूरोप और एशिया की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हो गई थी और दुनिया के विकासशील देश तब आर्थिक दृष्टि से कोई खास महत्वपूर्ण नहीं थे। अमेरिकी कंपनियों ने बड़े मजबूत संगठनों और बड़ी सरकार की मदद से हर किसी के लिए पैमाने तय कर दिए। इन कंपनियों का प्रबंधन बेहतरीन नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं थी। उनकी गहरी श्रेणीबद्धताओं, जिनके उनके निश्चय कार्य विवरणों और उनके हम सबसे ज्यादा जानते हैं वाले नजरिए से सहारे वे सदी में मध्य दशकों को पार कर गई, समृद्ध, खुशी और ज्यादा से ज्यादा मुनाफे भरी। कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को सुरक्षा के रेशमी सपने दिखाए। किसी अच्छे कॉर्पोरेशन में नौकरी करने का मतलब था आजीवन नौकरी, जो सरकारी नौकरी से ज्यादा अलग नहीं है। अलबत्ता उसमें तनख्वाह बेहतर होती है और अतिरिक्त लाभ भी ज्यादा है। छटनी उन लोगों की छटनी के बारे में किससे सुने होता था जो सूट जैकेट या सजीली पोशाक पहनकर नौकरी करने आते थे। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की छटनी तो हो सकती थी, लेकिन मैनेजरों की कैसे हो सकती थी। लोग अक्सर सफलता की सीढ़ी के बारे में बात करते थे और यह भी कि वे किस तरह अपने करियर में एक एक पायदान चढ़कर तरक्की करेंगे। उनकी तरक्की की रफ्तार तय थी और उनके ऊपर नीचे लोग न ज्यादा थे न तेजी से थे, ज्यादा धीमी गति से थे। पलटकर देखने पर हम पाते हैं कि वे आसान दौलत के दिन थे, जिन्हें कभी न कभी तो खत्म होना ही था। अमेरिका जब युद्ध के बाद के युग में फलों का आनंद ले रहा था, तब जापानी लोग दूर तक सोच रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी, उनका ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका था। जापानियों को सबसे पहले इसी से उभरना था। इसके अलावा जापान को अपनी उस छवि से भी उभरना था जिसके कारण उसे घटिया वस्तुओं के उत्पादन और खराब ग्राहक सेवा के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। बहरहाल जापान इतने कष्ट उठा चुके थे कि वे अपनी गलतियों से सीखने को पूरी तरह तैयार थे। इसलिए उन्होंने सबसे अच्छे सलाहकार खोजे। उसमें से एक थे डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग, जो युद्ध के दौरान अमेरिका सेना के गुणवत्ता नियंत्रण कार्य प्रणाली में स्टेशियन थे। डेमिंग ने जापानियों को यह नसीहत दी, बड़े अमेरिकी कॉर्पोरेशन के जटिल तंत्रों की नकल मत करो। डेमिंग और अन्य लोगों की सलाह दी कि जापानी एक नई किस्म की कंपनी बनाएं,
ऐसी कंपनी जो कर्मचारियों के जुड़ाव, गुणवत्ता सुधार और ग्राहक संतुष्टि के प्रति पूरी तरह समर्पित हो और सभी कर्मचारियों को इन लक्ष्यों के प्रति एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित करें। कि यह सब रातों रात नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जापानी अर्थव्यवस्था का पुनर्जन्म हो गया। जापान तकनीकी नवाचार में अग्रणी बन गया और जापानी वस्तुओं तथा सेवाओं की गुणवत्ता आसमान पर पहुंच गई। अपने नए उत्साह की बदौलत जापानी कंपनियां विदेशी कंपनियों की बराबरी तो नहीं पहुंच पाई, कई महत्वपूर्ण उद्योगों में वे आगे भी निकल गई। जापानियों की नई नीति को लोकप्रिय होने में ज्यादा समय नहीं लगा। यह जर्मनी, इस्कोनोडिया, सुपुद, पूर्व और पैसिफिक रिम के किनारे फैल गई। दुर्भाग्य से इसे अमेरिका तक पहुंचने में काफी समय लग गया और यह देर बड़ी महंगी साबित हुई। धीरे धीरे आसान दौलत की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जा रहा था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि किसी को इसका एहसास तक नहीं था। 1960 और 1970 के दशकों में युद्ध के बाद की अर्थव्यवस्था का हला इतना तेज था कि कभी कभार के धमाके सुनाई ही नहीं देते थे, लेकिन परेशानियों के संकेत दिखाई देने लगे थे, जिन्हें नजरअंदाज करना दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा था। तेल महंगा हो गया, मुद्रा स्फूर्ति और ब्याज दरें आसमान छूने लगी। प्रतिस्पर्धा सिर्फ प्रगतिशील जापानी या जर्मन कंपनियों से ही नहीं मिल रही थी। अर्थव्यवस्था के परिदृश्य के तिनके के बराबर दर्जनों देश अपनी नई प्रतिस्पर्धी योग्यताओं के दम पर अचानक टेक्नोलॉजी की सरहदों पर पहुंच गए। जल्द ही वे जनरल मोटर्स, जेनिथ, IBM, कोडक और कई नई दिग्गज कंपनियों का मार्केट शेयर लूटने लगे। 1980 के दशक के मध्य में इस लगातार बढ़ती हुई समस्या को रोकना मुश्किल लगने लगा। रियल एस्टेट सेक्टर धूल चाट रहा था। कंपनियों का कर्ज और राष्ट्रीय घाटा गुब्बारे की तरह फूल रहे थे। बाजार अजीब हरकत कर रहा था। 1990 के दशक की शुरुआत में मंदी छा गई, जिससे सबको साफ पता चल गया कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। बीच में फंसे हुए लोगों के लिए यह परिवर्तन मिसाइल जितनी तेजी से आया। अगर कंपनियां विलीन या अतिग्रहण में नहीं जुटी थी, तो वे रीस्ट्रक्चरिंग कर रही थी या दिवालियापन की अदालत में ठिठुर रही थी। छटनी हो रही थी, कर्मचारियों की नौकरी से निकाला जा रहा था। परिवर्तन बेरहम था, यह बहुत तेज रफ्तार से हो रहा था और अब यह सिर्फ मजदूरों या निचले कर्मचारियों तक की सीमित नहीं था। प्रोफेशनल्स और एग्जीक्यूटिव्स को भी अपना भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। जैसी कि उम्मीद थी, इतने बड़े और तीव्र परिवर्तन ने इस बात पर काफी असर डाला कि लोग अपने तथा अपने करियर के बारे में क्या महसूस करते हैं। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था के एक सिरे से दूसरे सिरे तक असंतोष और डर की अभूतपूर्व लहरें पैदा हुई। कुछ लोगों ने टेक्नोलॉजी में अपना आस्था बनाए रखी और यह अनुमान लगाया कि दुनिया इस झमेले से बाहर निकलने का कोई न कोई तकनीकी रास्ता जरूर खोज लेगी। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बाजार की बेहतरी ने टेक्नोलॉजी सचमुच बहुत बड़ा योगदान दे रही है। जी व्यावसायिक बैंक सॉन्डर्स कॉर्प एंड कंपनी के जनरल पार्टनर थॉमस एंड सॉन्डर्स दीती कहते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से मैं अपने न्यूयॉर्क ऑफिस में बैठकर उसी डाटा का इस्तेमाल कर सकता हूं जिसका इस्तेमाल जापान में कोई दूसरा कर रहा है। ठीक उसी पल हम 24 घंटे एक ही डाटा सिस्टम से जुड़े हुए हैं। दुनिया में हर जगह लोग ऐसे संचार नेटवर्क से जुड़े हुए हैं जो किसी की भी कल्पना से ज्यादा आधुनिक है। पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार सरकारी नियंत्रण के परे हैं और मुझे उन बाजारों के बारे में कुछ जानने या बताने के लिए अखबार की जरूरत नहीं है। महान चिकित्सा शोधकर्ता डॉक्टर जोन सार्क ने कहा है, आप काम में तरक्की करने के फायदे देख रहे हैं। क्षमता को इतना बढ़ा लें कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। आज हम ज्यादा दूर से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, इसलिए 100 साल पहले की तुलना में आज कम समय में ज्यादा काम करना संभव है। आपके पास जितने ज्यादा संसाधन होंगे, आप उतनी ही ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। फोर्ब्स पत्रिका के प्रमुख संपादक मेलकम एस फोर्ब्स कहते हैं, आपको याद है जब पहली बार कंप्यूटर सामने आए थे, वे निरंकुश शक्ति के ऐसे औजार थे जिनसे डर लगता था। वही टीवी से भी डर लगता था कि इसे गलत प्रसार का साधन न बना लिया जाए। लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी की बदौलत असर बिल्कुल उल्टा हुआ। कंप्यूटर लगातार ज्यादा छोटे होते चले गए और मेन फ्रेम से पर्सनल कंप्यूटर तक का आविष्कार हो गया। शक्ति अविश्वसनीय गति से बढ़ी और इसलिए अब आप बंधे हुए नहीं हैं। माइक्रोचिप अब इंसानी दिमाग की पहुंच को ठीक उसी तरह बढ़ा रही है जिस तरह पिछली सदी में मशीनों को इंसानी मांसपेशी की पहुंच बढ़ाई थी। आज सॉफ्टवेयर स्टील के स्तंभ बन रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक्स और डिजिटल स्क्रीन यातायात के रेलवे लाइन और राजमार्ग बन रहे हैं जहां सूचना कच्चा माल है।
फोर्ब्स आगे कहते हैं, अब आप अपनी गोद में रखे 2 पाउंड के छोटे से लैपटॉप से दुनिया में कहीं भी मैसेज भेज सकते हैं। आप कंप्यूटर का सारा काम कर सकते हैं और आप ये सब कहीं भी कर सकते हैं जहां कहीं भी आपको एक पलंग या उपग्रह का सिग्नल मिल जाए। परिणाम ज्यादा लोगों तक ज्यादा जानकारी पहुंचा रही है। फोर्ब्स कहते हैं, लोग आसानी से जान सकते हैं कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। ये बहुत ही प्रजातांत्रिक प्रभाव है। बर्लिन की दीवार का ढहना, सोवियत संघ का विघटन, चीन में आंदोलन, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में प्रजातंत्र के लिए संघर्ष, विकासशील जगत में बढ़ना, औद्योगिकरण, ये सभी परिवर्तन एक नई औद्योगिक स्वतंत्रता और नई पहचान का संकेत देते हैं। ये बताते हैं कि अब पूरी दुनिया एक समुदाय बन चुकी है। इनमें से हर परिवर्तन को संचार तकनीक की व्यापक पहुंच से शक्ति हासिल हुई है। इस परिवर्तन की उल्लेखनीय तस्वीरें आज दुनिया भर में दिखाई जाती है। चीनी विद्यार्थी कैमरे के सामने अंग्रेजी भाषा में बैनर लहराते हैं। सद्दाम हुसैन और अमेरिकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ दोनों ने खाड़ी युद्ध की प्रगति का जायजा CNN पर लिया। लेकिन मुश्किल दौर से उभरने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी ही काफी नहीं है। संचार के साधन आज सहज सुलभ हैं। तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि लोगों ने अच्छी तरह संवाद या संप्रेषण करना सीख लिया है। ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं हुआ है। यह आधुनिक युग की बड़ी भारी विडंबना है। संवाद करने की महान क्षमता, लेकिन ऐसा कर पाने की भारी असफलता। इतनी सारी जानकारी का क्या फायदा अगर लोगों को यह नहीं पता कि इसे दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाए। कुछ समय पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस ने अपने विद्यार्थियों, पुराने विद्यार्थियों और स्कूटर्स के बीच एक सर्वे किया। आज संसार की जबरदस्त जरूरत को देखते हुए इसके नतीजे से कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर जॉन ए क्लेवेल ने कहा, हमें यह पता चल रहा है कि पढ़ने वाले विद्यार्थी तकनीकी क्षमता से काफी हद तक संतुष्ट हैं। ये प्रतिभाशाली युवक युवतियां संख्याओं में ग्राफ बना सकते हैं, बाजारों का विश्लेषण कर सकते हैं और बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं। लेकिन जहां तक लोक व्यवहार संबंधी योग्यताएं सिखाने का सवाल आता है तो स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। इस क्षेत्र में हार्वर्ड अपनी कोशिशें बढ़ाने में जुटा है। क्लेव कहते हैं, इस क्षेत्र में सुधार की जरूरत महसूस होती है। मौखिक और लिखित संवाद, टीम वर्क और ऐसे ही अन्य मानवीय कौशल, यही योग्यताएं इन युवा बिजनेस लीडर्स की सफलता को तय करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। यकीनन दुनिया के आगे बढ़ने पर भी तकनीकी क्षमता इतनी ही महत्वपूर्ण होगी, लेकिन यह तो बिजनेस की दुनिया में दाखिल होने की कीमत है। अंत में विजेताओं और पराजितों का अंतर उनके ब्राइट्स या रैम से तय नहीं होगा। चतुर और रचनात्मक लीडर वाले संगठन विजेता होंगे जो लोगों के असरदार ढंग से संवाद करने और उन्हें प्रेरित करने का तरीका जानते हों, संगठन के भीतर भी और बाहर भी। लोक व्यवहार कौशल में लोगों के प्रबंधन से नेतृत्व करने तक बढ़ने की योग्यता होती है। अग्रणी टेक्सटाइल निर्माता मिलेकन एंड कंपनी के प्रबंधक विकास के डायरेक्टर जॉन रेम्पी कहते हैं, लोक निर्देशन से मार्गदर्शन करने, प्रतिस्पर्धा से सहयोग करने, गोपनीयता से तंत्र में काम करने से आवश्यकता अनुसार जानकारी का आदान प्रदान करने, निष्क्रियता से जोखिम लेने की नीति अपनाने, कर्मचारियों को खर्च मानने के बजाय उन्हें संपत्ति मनाने तक का बढ़ना सीख रहे हैं। वे अब यह सीख रहे हैं कि द्वेष से संतुष्टि तक, उदासीनता से संलग्नता तक, असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचे। किसी ने भी कभी नहीं कहा कि ये कौशल नैसर्गिक रूप से अपने आप आ जाएंगे, और अक्सर वे इसी तरह आते भी हैं। विश्वव्यापी विज्ञापन फर्म जे वॉल्टन थॉमसन कंपनी के चेयरमैन बर्ट मैनिंग कहते हैं, यह जानना आसान नहीं है कि श्रेष्ठ लोक व्यवहार कैसे उपलब्ध कराया जाए। कुछ लोग इसे सहज ढंग से कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह सीखना पड़ता है। उन्हें इसका प्रशिक्षण देना पड़ता है। उन्हें उतने ही प्रशिक्षण और उतनी ही एकाग्रता की जरूरत होती है जितने की कार कंपनी का इंजीनियर बनाने और बेहतरीन पिस्टन डिजाइन करने के लिए होती है। जो कंपनियां अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने वाले लोगों का समूह बना सकती है, वे दूसरी कंपनियों से आगे निकल जाएगी। वे कंपनियां हैं जो समझती हैं कि सेवा और मानवीय संबंध सफलता तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। डेल कार्नेगी इतना लंबा नहीं जिए कि आसान अमेरी के युग के बाद विस्फोटक परिवर्तन का युग आते देख सके। वे इस नई लोक व्यवहार क्रांति का आगमन भी नहीं देख पाए, लेकिन जब लोगों ने कंपनी की भविष्य दृष्टि, कर्मचारी सशक्तिकरण या गुणवत्ता सुधार प्रक्रिया के बारे में सुना तक नहीं था, तब डेल कार्नेगी व्यवहार की बुनियादी अवधारणाओं का सूत्रपात कर रहे थे जो इन महत्वपूर्ण विचारों के केंद्र में निहित है।
युवा कार्नेगी 1912 में नॉर्थ वेस्ट मिसूरी से न्यूयॉर्क सिटी में यह पता लगाने आए थे कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है। उन्हें अंततः 125वीं सड़क स्थित YMS में काम मिल गया और वे रात में वयस्कों को भाषण देने की कला सिखाने लगे। कार्नेगी ने कई साल बाद लिखा, पहले तो मैंने सिर्फ सार्वजनिक भाषण कला के ही पाठ्यक्रम आयोजित किए। इनका उद्देश्य यह था कि वयस्क पल भर में सोचकर ज्यादा स्पष्टता, ज्यादा असरदार अंदाज और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अपने विचार व्यक्त कर सकें, बिजनेस इंटरव्यूज में भी और लोगों के समूहों के सामने भी। लेकिन कुछ ही सालों में धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि इन वयस्कों को असरदार भाषण की कला में निपुण होने की जितनी जरूरत थी, उतनी ही ज्यादा जरूरत रोजमर्रा के व्यवसायिक और सामाजिक संपर्कों में लोक व्यवहार की सूक्ष्म कला में माहिर बनने की थी। इसके बाद कार्नेगी ने अपने पाठ्यक्रम का विस्तार किया और उसमें लोक व्यवहार की बुनियादी योग्यताओं को शामिल किया। उनके पास कोई पाठ्य पुस्तक नहीं थी, कोई आधिकारिक सिलेबस नहीं था, कोई प्रकाशित कोर्स गाइड भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने लोक व्यवहार की व्यवहारिक तकनीकों की लंबी सूची तैयार कर ली थी और हर दिन उसे जांच परख कर बेहतर बनाया। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को सिखाया, स्थिति को सामने वाले के दृष्टिकोण से देखो, ईमानदार और सच्ची प्रशंसा करो, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लो। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को सिखाया कि वे लोक व्यवहार के इन बुनियादी सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। शुरुआत में कार्नेगी अपने नियम 3x5 के कार्ड पर लिख लेते थे। जल्द ही उनकी जगह एक लीफलेट ने ले ली। इसके बाद बुक लेटर्स की श्रृंखला आई जो दिनों दिन बड़ी होती चली गई। आखिरी 15 साल के कठिन प्रयोगों और संशोधनों के बाद कार्नेगी ने लोक व्यवहार संबंधी अपने सारे सिद्धांत इकट्ठे करके उन्हें पुस्तक के रूप में दे दिया। नतीजा था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो 1936 में प्रकाशित हुई। यह लोगों के साथ सफल व्यवहार करने की डेल कार्नेगी की मार्गदर्शिका थी। पुस्तक बेहद सफल साबित हुई। 30 लाख प्रतियां बिकने के बाद हाउ टू विन फ्रेंड्स दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तकों में से एक बन चुकी है। इसका कई दर्जनों भाषणों में अनुवाद हो चुका है और यह आज तक बिक रही है। कार्नेगी ने लोक व्यवहार का संदेश फैलाने के लिए डेल कार्नेगी एंड एसोसिएट्स इंक की स्थापना की। उन्हें पूरी दुनिया में ऐसे लोग मिले जो यह सीखने को उत्सुक थे। डेल कार्नेगी रेडियो और टीवी पर नियमित रूप से सिखाते थे। उन्होंने दूसरों को भी अपने पाठ्यक्रम सिखाने का तरीका सिखाया और मानवीय संबंधों पर 2 अन्य पुस्तकें लिखी, द क्विक एंड इजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग और हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये दोनों पुस्तकें भी बेस्ट सेलिंग साबित हुई। 1955 में कार्नेगी की मृत्यु के बाद भी उनके विचारों और प्रचार प्रसार का सिलसिला जारी रहा। आज डेल कार्नेगी कोर्स अमेरिका के साथ साथ 70 प्रदेशों के 1000 से ज्यादा शहरों में चल रहा है। हर सप्ताह 3000 नए लोग इस कोर्स में दाखिला लेते हैं। कार्नेगी संगठन इस हद तक बढ़ चुका है कि यह 400 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तैयार करता है। कार्नेगी के संदेश ने हर नई पीढ़ी को यह कमाल की योग्यताएं सिखाई है कि वह दुनिया की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल ले। डेल कार्नेगी के ज्ञान का केंद्र था दूसरों के साथ असरदार संवाद, उन्हें सफल होने के लिए प्रेरित करना, हर व्यक्ति के भीतर लीडर की खोज करना। आज दुनिया में भारी उथल पुथल का माहौल है और कार्नेगी का समय दोबारा आ चुका है। आगे आने वाले पन्नों में आप देखेंगे कि आज लोगों के सामने जो अनूठी चुनौतियां हैं, कार्नेगी के लोक व्यवहार सिद्धांत उनके कारगर तरीके से कैसे निपटते हैं। ये सिद्धांत बुनियादी हैं और समझने में आसान भी। इन्हें समझने और अपनाने के लिए किसी खास शिक्षा या तकनीकी योग्यता की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो बस अभ्यास और सीखने की सच्ची इच्छा की जरूरत है। क्या आप लंबे समय से स्थापित कुछ दृष्टिकोणों को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? क्या आप ज्यादा आसानी और सफलता के साथ अपने संबंधों को चलाना चाहते हैं? क्या आप अपनी सबसे कीमती धरोहर, आपके निजी और व्यावसायिक जीवन के लोगों का मूल्य बढ़ाना चाहेंगे? क्या आप अपने भीतर छिपे लीडर को खोजना और उसे बाहर निकालना पसंद करेंगे? अगर ऐसा है तो आगे बढ़ते रहें। आगे जो जानकारी दी गई है हो सकता है उसे पढ़कर आपकी जिंदगी ही बदल जाए। चैप्टर 1, अपने भीतर छिपे लीडर को खोजना। चार्ल्स श्वाब को स्टील व्यवसाय में $1 मिलियन की सालाना तनख्वाह मिलती थी। उन्होंने मुझे एक बार बताया कि इतनी मोटी तनख्वाह मिलने की सबसे बड़ी वजह लोगों के साथ व्यवहार करने की उनकी योग्यता थी। जरा कल्पना करें, $1 मिलियन सालाना सिर्फ इसलिए क्योंकि वे लोक व्यवहार में निपुण थे। एक दिन दोपहर को श्वाब अपनी एक स्टील मिल में घूम रहे थे। उन्होंने कुछ मजदूर को वहां सिगरेट पीते देखा।
जहां बोर्ड लगा था धूम्रपान वर्जित है। क्या आपको लगता है कि चार्ल्स ने उन साइन बोर्ड की तरफ इशारा करके यह कहा होगा, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता? बिल्कुल नहीं। लोक व्यवहार में माहिर व्यक्ति भला ऐसा कैसे कर सकता है? स्वाब ने दोस्ताना अंदाज में उन लोगों से बातचीत की। वे इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोले कि वे धूम्रपान वर्जित इलाके में सिगरेट पी रहे थे। चलते चलते स्वाब ने उन लोगों को कुछ सिगार दिए और आंख मारते हुए कहा, अगर आप इन्हें बाहर पिएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। स्वाब ने बस इतना ही कहा। वैसे मजदूर अच्छी तरह जानते थे कि स्वाब को उनके नियम तोड़ने के बारे में मालूम था, लेकिन वे मन ही मन स्वाब के कृतज्ञ भी थे। क्योंकि उन्होंने उन्हें नीचा नहीं दिखाया। उनके साथ इतनी भलमन साहस से पेश आए कि बदले में वे मजदूर भी स्वाब के साथ उतनी ही भलमन साहस से पेश आना चाहते थे। फ्रेड विल्पॉन न्यूयॉर्क मेट्स बेसबॉल टीम के प्रेसिडेंट थे। एक दोपहर को विल्पॉन स्कूली बच्चों के एक समूह को सिया स्टेडियम की सैर करा रहे थे। उन्होंने उन बच्चों को होम प्लेट के पीछे खड़े होने का मौका दिया। वे उन्हें टीमों के डक आउट्स में ले गए। वे उन्हें क्लब हाउस तक जाने वाले निजी मार्ग से लेकर गए थे। अंतिम पड़ाव के तौर पर विल्पॉन विद्यार्थियों को स्टेडियम के बुलपेन में ले जाना चाहते थे, जहां पिचर्स वार्म अप करते हैं। लेकिन बुलपेन के गेट पर यूनिफॉर्म वाले एक सुरक्षा प्रहरी ने के समूह को रोक दिया। वह विल्पॉन को नहीं पहचानता था, इसलिए वह बोला, बुलपेन में आम जनता को जाने की इजाजत नहीं है। मुझे अफसोस है, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। देखिए, फ्रेड विल्पॉन में बेशक वहीं पर अपनी मनचाही चीज को पाने की शक्ति थी। वे उस सुरक्षा प्रहरी को जमकर फटकार सकते थे कि वह उन जैसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को कैसे नहीं पहचान पाया। वे झटके से अपना टॉप लेवल सिक्योरिटी पास निकाल सकते थे और आंखें फाड़कर देखने वाले बच्चों को दिखा सकते थे कि सिया स्टेडियम में उनकी कितनी चलती है। मगर विल्पॉन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वे विद्यार्थियों को स्टेडियम के बाजू में ले गए और दूसरे गेट से उन्हें बुलपेन में लेकर गए। उन्होंने ऐसा करने की जहमत क्यों उठाई? कारण स्पष्ट था। विल्पॉन सुरक्षा प्रहरी को सभी के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। आखिर वह आदमी अपना काम कर रहा था और अच्छी तरह कर रहा था। विल्पॉन ने तो उसी दोपहर को बाद में सुरक्षा प्रहरी को हाथ से चिट्ठी भी लिखी, जिसमें सुरक्षा का काम अच्छी तरह करने के लिए उसे धन्यवाद दिया गया था। अगर इसके बजाय विल्पॉन चिल्लाने या बवाल मचाने का विकल्प चुनते तो क्या होता? तब सुरक्षा प्रहरी द्वेष पाल लेता और बेशक इससे उसके काम पर भी बुरा असर पड़ता। विल्पॉन की शिष्ट नीति वाकई ज्यादा समझदारी भरी थी। सुरक्षा प्रहरी को अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगी और आप शर्त लगा सकते हैं कि अगली बार जब भी विल्पॉन उसके सामने आएंगे, वह उन्हें पल भर में ही पहचान लेगा। फ्रेड विल्पॉन लीडर हैं, पद के कारण नहीं, उचित तनख्वाह के कारण भी नहीं। उन्हें लीडर बनने वाली खासियत यह है कि उन्होंने लोक व्यवहार में महारत हासिल की है। अतीत में व्यवसाय जगत में लोग लीडरशिप के सच्चे अर्थ के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे। बॉस ही उनका भगवान था और वही दुनिया चलाता था। बात खत्म। अच्छी तरह चलने वाली कंपनियां कोई भी अच्छे नेतृत्व वाली कंपनियों के बारे में बात नहीं करता था। वे थी जहां अमूमन सेमनाने अंदाज में काम होता था। ऊपर से आदेश दिए जाते थे और श्रेणियों में गुजरते हुए नीचे पहुंचते थे। बाकी ब्लॉन्डी कॉमिक स्ट्रिप के मिस्टर डिडर्स याद हैं? वे चीखते थे बम स्टेड और युवा डेगवुल घबराते हुए पिल्ले की तरह बॉस के ऑफिस की तरफ दौड़ लगा देते थे। असल जिंदगी में भी बहुत सी कंपनियां बरसों तक इसी अंदाज में चलती रही। जो कंपनियां सेना के प्लाटूनों की तरह नहीं चलती थी, वे मुश्किल से आगे बढ़ पाती थी। वे बस धीमी गति से किसी तरह चलती रहती थी और किसी बाजार में ऐसी छोटी जगह पर सुरक्षित बनी रहती थी जिसे बरसों से चुनौती नहीं दी जा रही थी। ऊपर बैठे अफसरों का संदेश हमेशा यही होता था, आज स्थिति खराब नहीं है तो फिर बदलने की क्या जरूरत है। जिन लोगों के पास जिम्मेदारी थी वे अपने ऑफिसों में बैठते थे और जिन चीजों का प्रबंधन कर सकते थे करते थे। उनसे उम्मीद भी यही की जाती थी, प्रबंधन करना। शायद वे संगठनों की कुछ डिग्री बाएं या कुछ डिग्री दाएं ले जाते थे। आमतौर पर वे अपने सामने आने वाली स्पष्ट समस्याओं से निपटने की कोशिश करते थे और इसके बाद दिन का काम खत्म मान लेते थे। तब दुनिया बड़ी आसान जगह थी, इसलिए ऐसा प्रबंधन अच्छा भी था। हालांकि इनमें कोई भविष्य दृष्टि नहीं थी, लेकिन यह अच्छा था क्योंकि इससे जिंदगी जाने पहचाने ढंग से चलती रहती थी। लेकिन अब सिर्फ प्रबंधन ही काफी नहीं है। इस तरह से अप्रेरित नीति पर अब काम नहीं करेगी क्योंकि दुनिया ज्यादा उथल पुथल भरी, अनिश्चित और तेज रफ्तार हो गई है। आज किसी ऐसी जगह की जरूरत है जिसमें पुरातनपंथी बिजनेस मैनेजमेंट से ज्यादा गहराई हो। जिस चीज की जरूरत है वह है लीडरशिप।
ताकि वह सब हासिल करने में लोगों की मदद की जा सके जिसमें वे सक्षम हैं, ताकि भविष्य के लिए एक सपना बुना जा सके, ताकि लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके, मार्गदर्शन व प्रशिक्षण दिया जा सके और सफल संबंध बनाए तथा कायम रखे जा सके। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर जॉन क्लेव कहते हैं, जब बिजनेस ज्यादा स्थिर माहौल में चलता था तब प्रबंधन की योग्यता ही पर्याप्त थी, लेकिन जब व्यवसाय का माहौल डामाडोल हो जाता है तब समुद्र अनजान हो जाता है। जब आपके मिशन में आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा लचीलेपन की जरूरत होती है तब लीडरशिप योग्यता अनिवार्य हो जाती है। अग्रणी सेमीकंडक्टर निर्माता SGS थॉमसन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के मानवीय संसाधन निर्देशक बिल हिला कहते हैं, यह परिवर्तन शुरू हो चुका है और मुझे यकीन नहीं है कि यह सभी संगठन इसके लिए तैयार हैं। मैनेजर का पद शायद ज्यादा समय तक कायम नहीं रहेगा और लीडरशिप की अवधारणा को दोबारा परिभाषित करना होगा। आज कंपनियां इसी संघर्ष के दौर से गुजर रही है। छटनी करते वक्त और ज्यादा उत्पादकता की ओर बढ़ते समय उन्हें यह एहसास हो रहा है कि उत्प्रेरक योग्यताएं बुनियादी होती है। अच्छा संवाद, लोक व्यवहार में निपुणता, टीमें बनाना, प्रशिक्षण देना व रोल मॉडल बनने की योग्यता, इन कामों के लिए ज्यादा और बेहतर लीडर्स की जरूरत है। आप अब सिर्फ आदेश देकर परिणाम हासिल नहीं कर सकते, इसके लिए आपका असरदार होना जरूरी है। इसके लिए सच्ची लोक व्यवहार योग्यताएं की जरूरत है। कई लोग अब भी लीडरशिप का बड़ा ही संकीर्ण मतलब समझते हैं। आप जैसे ही लीडर कहते हैं, वे सेनापति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या बोर्ड के चेयरमैन के बारे में सोचने लगते हैं। जाहिर है, उच्च पदों पर बैठे इन लोगों से नेतृत्व की उम्मीद की जा सकती है और वे इस उम्मीद को सफलता से विभिन्न स्तरों पर पूरा करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि लीडरशिप न तो शिखर से शुरू होती है, न ही वहां जाकर खत्म होती है। यह उन जगहों पर उतनी ही महत्वपूर्ण है, शायद कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां इनमें से ज्यादातर लोग रहते हैं और काम करते हैं। छोटी सी कार्यकारी टीम संगठित करना, ऑफिस सपोर्ट स्टाफ को ऊर्जावान बनाए रखना, घर का माहौल अच्छा रखना, ये सभी लीडरशिप के ही काम हैं। लीडरशिप कभी आसान नहीं होती, लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि एक और बात भी सच है, हम में से हर एक में लीडर बनने की क्षमता होती है। टीम फैसिलिटेटर, मध्यम मैनेजर, अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स, ग्राहक सेवा ऑपरेटर, डाक कक्ष में काम करने वाला कर्मचारी, जो भी व्यक्ति दूसरों के संपर्क में आता है उसके पास नेतृत्व करना सीखने का अच्छा कारण है। उनकी लीडरशिप योग्यताओं से ही काफी हद तक यह तय होगा कि वे कितनी सफलता हासिल करते हैं और कितने खुश रहते हैं। सिर्फ कंपनियों में ही नहीं, परिवारों, परोपकारी समूहों, खेल टीमों, सामुदायिक संस्थाओं, सामाजिक क्लबों आदि हर संगठन में प्रगतिशील लीडरशिप की जबरदस्त जरूरत होती है। स्टीवन जॉब्स और स्टीवन वोजियान कैलिफोर्निया के निजी जींस पहनने वाले दो युवक थे। उस वक्त जॉब्स की उम्र 21 साल और विजियाक की 26 साल थी। वे अमीर नहीं थे, उनके पास बिजनेस का कोई प्रशिक्षण नहीं था और वे एक ऐसे उद्योग में अपना काम करने का सपना देख रहे थे जो उस वक्त बमुश्किल शुरू ही हुआ था। यह 1946 की बात थी, जब ज्यादातर लोगों ने अपने घर के लिए कंप्यूटर खरीदने के बारे में सोचा तक नहीं था। उन दिनों पूरा होम कंप्यूटर बिजनेस कुछ शौकिया लोग ही तक ही सीमित था, जो मौलिक कंप्यूटर नर्ड्स थे। जब जॉब्स ने एक वेन और कैलकुलेटर बेचकर $1300 जुटाए और जॉब्स ने गैरेज में एप्पल कंप्यूटर इंक की स्थापना की, तो उनकी सफलता की संभावना बहुत धूमिल नजर आ रही थी। लेकिन इन युवा उद्यमियों के पास एक सपना था, एक स्पष्ट विचार था कि वे जिस चीज में यकीन करते हैं उसे हासिल भी कर सकते हैं। उन्होंने घोषणा की कि कंप्यूटर अब सिर्फ विशेषज्ञों की बरपोती नहीं है, कंप्यूटर तो दिमाग की साइकिल बनाने वाला है। सस्ते कंप्यूटर हर एक के लिए है। पहले ही दिन से एप्पल के संस्थापकों अपने सपने का विस्तार करना शुरू कर दिया और हर मोड़ पर इसे दूसरों तक पहुंचाया। उन्होंने ऐसे लोगों को नौकरी पर रखा जो उनके सपने को समझते थे। इसके बदले में उन लोगों को स्टाफ ऑपरेशंस दिए गए। वे अपने सपने को जीते थे, उनमें सांस लेते थे और उसी के बारे में सोचते और बातें करते थे। जब कंपनी की तरक्की की राह में बाधाएं आई, जब रिटेलर्स ने कहा नहीं धन्यवाद, जब निर्माण करने वालों ने कहा कोई तरीका नहीं, जब ब्रेकर्स ने कहा अब कोई और नहीं, तब भी एप्पल ने स्वप्नदर्शी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। अंततः दुनिया का रुख पलट गया। एप्पल की स्थापना के 6 साल बाद ही कंपनी हर साल 1,50,000 कंप्यूटर बेच रही थी। जैक और जॉब्स प्रगतिशील लीडर्स थे जो अपने समय में बरसों आगे चल रहे थे। बहरहाल सिर्फ नए संगठन को ही स्वप्नदर्शी लीडरशिप की जरूरत नहीं होती,
1980 के दशक की शुरुआत में कॉर्निंग इंक एक भयंकर मुश्किल में फंसी हुई थी। कॉर्निंग का नाम किचनवेयर में क्षेत्र के मायने में रखा गया था, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। कंपनी की मशीनें पुराने जमाने की थी, उनका मार्केट शेयर कम हो रहा था। कॉर्निंग के हजारों ग्राहक विदेशी कंपनियों की ओर आकर्षित होने लगे थे और कंपनी के पुरातत्वपंथी प्रदर्शन को जरा सा भी समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जाए। तब कंपनी के चेयरमैन जेम्स और हाउटन ने इस नतीजे पर पहुंचे कि कॉर्निंग को एक बिल्कुल नए सपने की जरूरत है। उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा। हाउटन बताते हैं, हमारे साथ एक बाहरी परामर्शदाता थे जो मेरी नई टीम के साथ हमारे मनोवैज्ञानिक सहायक के रूप में काम कर रहा था। दरअसल वह व्यक्ति एक अद्भुत उत्प्रेरक था और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के विचार को अपने हथौड़ों के बार बार ठोक रहा था। एक तकलीफदेह मीटिंग में थे और हर व्यक्ति बुरी तरह हताश था। मैंने खड़ा होकर घोषणा की कि हम $10 मिलियन खर्च करेंगे जो हमारे पास नहीं थे। हम अपना खुद का गुणवत्ता स्थापना बनाएंगे। हम इस पर काम करेंगे। मैं चाहता तो अपने इस निर्माण से पीछे हटने के लिए बहुत सी चीजों का बहाना बना सकता था, लेकिन मुझे दिल में एहसास था कि यह सही निर्णय है। मुझे इसके परिणामों का जरा भी अंदाजा नहीं था। न ही मैं ये जानता था कि यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। हाउटन जानते थे कि कॉर्निंग को अपने सामान की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है और डिलीवरी में लगने वाले समय को कम करना है। चेयरमैन ने एक जोखिम लिया। उन्होंने दुनिया के सबसे अच्छे विशेषज्ञों यानी अपने कर्मचारियों से सलाह ली। सिर्फ मैनेजर और कंपनी इंजीनियरों से ही नहीं, बल्कि असेंबली लाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों से भी इस मामले में बात की। उन्होंने मिलकर एक प्रतिनिधि टीम तैयार की। फिर उन्होंने इस टीम को कॉर्निंग की पूरी निर्माण प्रक्रिया को दोबारा डिजाइन करने के लिए कहा, बशर्ते यह कंपनी के कायाकल्प के लिए अनिवार्य हो। 6 महीने तक बारीकी से विश्लेषण करने के बाद टीम इस नतीजे पर पहुंची कि असेंबली लाइन के दोषों को कम करने और मशीनों को तेजी से चलाने के लिए कुछ कारखानों को दोबारा डिजाइन करना होगा। कंपनी ने तेजी से माल खपाने के लिए इन्वेंट्री के तरीकों को भी बदल दिया। परिणाम वाकई आश्चर्यजनक थे। अब हाउटन ने यह परिवर्तन शुरू किए तो नए फाइबर ऑप्टिक्स कोटिंग की प्रक्रिया में दोषों की संख्या अमूमन 10 लाख से 800 होती थी। 4 साल बाद यह आंकड़ा घटकर 0 हो गया। 2 साल बाद कंपनी की डिलीवरी का समय हफ्तों से घटकर दिनों तक पहुंच गया और 4 साल में कॉर्निंग की रिटर्न्स ऑन इक्विटी लगभग दोगुनी हो गई। हाउटन के सपने ने कंपनी को वाकई पूरी तरह से बदलकर रख दिया था। व्यवसाय सिद्धांतवादी वॉरेन बेनिस और बर्ट नेनस ने छोटे बड़े सैकड़ों सफल संगठनों का अध्ययन किया और उनकी नेतृत्व शैली पर ध्यान केंद्रित किया है। लेक क्वंद की राय है, लीडर को सबसे पहले संगठन की संभावित और मनचाही भावी अवस्था को मानसिक तस्वीर विकसित करनी होती है। यह तस्वीर, जिसे हम भविष्य दृष्टि कहते हैं, किसी सपने जितनी अस्पष्ट हो सकती है या फिर किसी लक्ष्य या मिशन स्टेटमेंट जितना स्पष्ट भी हो सकती है। बेनिस और नेनस के मुताबिक अनिवार्य बिंदु यह है कि भविष्य दृष्टि संगठन को ऐसे यथावादी, विश्वसनीय, आकर्षक भविष्य का दृश्य दिखाती है जो वर्तमान हालात से बेहतर होता। लीडर्स से पूछते हैं, यह कार्यकाली टीम किस दिशा में बढ़ रही है? इस डिजाइन की बुनियाद क्या है? हम किसकी सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं? हम अपने काम की गुणवत्ता बेहतर कैसे बना सकते हैं? इन सवालों के विशिष्ट जवाब हर कर्मचारी या लीडर्स के लिए भिन्न होंगे। सबसे अहम बात है इन सवालों को पूछना। नेतृत्व करने का कोई तयशुदा सही तरीका नहीं है और योग्य लीडर्स के व्यक्तिगत एक जैसा नहीं होता। उनका व्यक्तिगत अक्सर एक दूसरे से काफी भिन्न होता है। वे मुंहफट या शांत हो सकते हैं, मजेदार या गंभीर, कठोर या नर्म, बहुमुखी या शर्मीले। वे हर उम्र, हर जाति, हर लिंग और हर किस्म के समूह के हो सकते हैं। वो विचार सिर्फ यह नहीं है कि आप सबसे सफल लीडर को बस पहचान लें और फिर उनकी नकल करने में जुट जाएं। अगर आप इस रणनीति पर चलते हैं तो आपका असफल होना तय है। इस बात की जरा भी संभावना नहीं है कि आप उस व्यक्ति की कमजोर नकल करके तरक्की कर पाएंगे जैसा होना आप नाटक कर रहे हैं। आपके लिए तो लीडरशिप की वही तकनीकें सबसे अच्छी तरह काम करेगी जिन्हें आप भीतर से पोषण देते हैं। गीतकार फ्रेड एब ने टोनी पुरस्कार जीता है और उनके हिट ब्रॉडवे शोज में कैबरे, किस ऑफ द स्पाइडर वुमेन, शिकागो और जोरबा शामिल हैं। युवा गीतकार अक्सर एब के पास व्यावसायिक मार्गदर्शन लेने आते हैं। एब बताते हैं, मैं हमेशा उन्हें उसी सलाह पर चलने को कहता हूं जो इरविंग बर्लिन ने जॉर्ज गर्विश को दी थी।
कहा जाता है जब बर्लिन और गर्विन पहली बार मिले तो बर्लिन पहले से ही मशहूर थे और गर्विश एक संघर्षशील युवा गीतकार थे जो $35 प्रति सप्ताह पर टीन पेन एली में काम कर रहे थे। गर्शविन की प्रतिभा से प्रभावित होकर बर्लिन ने उन्हें अपना संगीत सचिव बनने का प्रस्ताव दिया और इसके लिए उन्हें उतनी तनख्वाह देने का वादा किया जो गीत लिखने से होने वाली गर्शविन की कमाई से 3 गुना थी। बर्लिन ने गर्शविन को कहा, बहरहाल मेरी सलाह है कि तुम यह प्रस्ताव स्वीकार मत करना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम दूसरे दर्जे के बर्लिन बन सकते हो, लेकिन अगर तुम अपने बुनियादी वजूद पर डटे रहोगे तो किसी न किसी दिन तुम पहले दर्जे के गर्शविन जरूर बन जाओगे। जाहिर है गर्शविन ने अपने बुनियादी वजूद पर ही डटे रहने का फैसला किया। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका पॉप म्यूजिक नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। एब अपने अनुयायियों से कहते हैं, कभी दूसरों की नकल करने की कोशिश मत करना, कभी अपना असली व्यक्तिगत्व मत खोना। अक्सर इसके लिए यह पता लगाने की जरूरत होती है कि आप दरअसल क्या हैं। इसके बाद आपको उस ज्ञान के मुताबिक विचार पूर्वक मेहनत करने की जरूरत होती है। यह इतनी महत्वपूर्ण बात है कि इस पर शांति से चिंतन किया जाना चाहिए। खुद से ईमानदारी के साथ यह सवाल पूछें, मुझ में ऐसा कौन से गुण हैं जिन्हें लीडरशिप के गुणों में बदला जा सकता है। रॉबर्ट एल ड्रेनकेन के लिए महत्वपूर्ण गुण है परिवर्तन को भांपने की तीक्ष्ण योग्यता। AMR कॉर्पोरेशन के चेयरमैन क्रेंडेल ने अमेरिकन एयरलाइंस का नेतृत्व बखूबी किया है और इसे हवाई यात्रा व्यवसाय के एक बेहद उथल पुथल भरे दौर के पार ले जाने में कामयाब हुए हैं। ओलंपिक जिम्नास्टिक्स मेरी लाउरेटन को उनके नैसर्गिक उत्साह से बड़ा बल मिला। वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से कस्बे से उन्होंने जो छलांग लगाई तो हर जगह के लोगों के दिल में उतर गई। वरिष्ठ ABC न्यूज़मैन ह्यू डाउन्स के मामले में यह लीडरशिप गुण था, उनकी जमीन से जुड़ी विनम्रता। डाउन्स ने प्रसारण के जबरदस्त प्रतिस्पर्धी व्यवसाय में अपना बेहतरीन करियर बनाया है, लेकिन इसके बावजूद वे शिष्टाचारी व्यक्ति की छवि बनाने में कामयाब हुए। आपके मामले में ये गुण भी हो सकता है, लगन, कठोर मानसिकता, ऊंची कल्पना, सकारात्मक नजरिया, जीवन मूल्यों का प्रबल एहसास। उन्हें लीडरशिप में फलने फूलने दें। बस इतना याद रखें, काम हमेशा शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। आर्थर एश विश्व स्तरीय टेनिस खिलाड़ी थे और विश्व स्तरीय पिता भी। वे बहुत से क्षेत्रों में सच्चे लीडर थे। वे मिसाल पेश करके नेतृत्व करने में यकीन करते थे। एश ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था, मेरी पत्नी और मेरी 6 साल की बेटी इस बारे में बात करते हैं। बच्चों पर आपकी कई चीजों का असर होता है, लेकिन इससे ज्यादा असर उन चीजों का होता है जो वे आपको करते हुए देखते हैं। इस उम्र के बच्चे निश्चित रूप से आपको ईमानदार रखते हैं। अगर आप किसी चीज का भाषण पिलाएंगे लेकिन उसके विपरीत काम करें तो वे फौरन आपको टोक देते हैं। मैं उससे कहता हूँ कि टेबल पर कोहनी रखकर खाना शिष्टाचार के खिलाफ है। फिर डिनर के वक्त जब मैं अपनी कोहनियां ऊपर रखता हूँ तो वह कहती है, डैडी आपकी कोहनियां टेबल पर है। ऐसे में आपको इतना साहस होना चाहिए कि यह कह सको, तुमने ठीक कहा, और फिर अपनी कोहनियां नीचे कर लें। वास्तव में सीखने का यह अनुभव सुनने से ज्यादा प्रबल है। इसका मतलब है कि उन्हें अतीत में अपनी बात सुनी थी, वह इसे अच्छा तरह समझती है और इसे देखने पर वह इसे तुरंत पहचान लेती है। लेकिन ऐसा करने के लिए सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि कामों की जरूरत है। लीडर अपने लिए पैमाना तय करता है और फिर उस पर खरा उतरता है। मिसाल के तौर पर डगलस एस वार्नर तृतीय ने हमारा पूर्ण पारदर्शिता पर जोर दिया था। JP मॉर्गन एंड कंपनी इंक के प्रेसिडेंट वार्नर कहते हैं, जब आप मेरे पास कोई प्रस्ताव लेकर आए तो कल्पना करें कि आपने मुझे अभी अभी जो बताया है वह कल वॉल स्ट्रीट जर्नल के पहले पन्ने पर छपने वाला है। जब आप यह मान लेते हैं कि इससे पूरी पारदर्शिता होती तो क्या आपको वह सौदा करने या उस स्थिति को उसी तरीके से निपटने पर गर्व होगा जिसकी अनुशंसा आपने अभी अभी की है? अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो फिर हम यही ठहरकर जांच करते हैं कि समस्या क्या है। यही लीडरशिप की पहचान है। इस तरह की अच्छी तरह केंद्रित आत्मविश्वासी लीडरशिप ही सपनों को हकीकत में बदलती है। यकीन न हो तो मदर टेरेसा से पूछ लें। वे एक युवा कैथोलिक नन थी जो कोलकाता के एक उच्च मध्यम वर्गीय इलाके की हाई स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन जब वे खिलाड़ी से बाहर खेलती थी, खिड़की से बाहर देखती थी तो उन्हें सड़क पर बैठे कोड़े नजर आते थे। उन्होंने कहा, मुझे उनके आंखों में डर नजर आया। यह डर कि कोई उन्हें कभी प्यार नहीं करेगा, यह डर कि कोई उनका इलाज नहीं करेगा। वे कोड़ियों को इस डर को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाई। वे जानती थी कि उन्हें कॉन्वेंट का सुरक्षित काम छोड़ना होगा, सड़कों पर जाना होगा और भारत के कोड़ियों के लिए शांति गृह बनवाने होंगे। बाद में वर्षों में
बाद के वर्षों में मदर टेरेसा और उनकी संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने 1,49,000 कोड़ियों की देखभाल की, दवाएं दी और निश्चल प्रेम भी दिया। दिसंबर में एक दिन यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करने के बाद मदर टेरेसा न्यूयॉर्क में अधिकतम सुरक्षा वाली एक जेल पहुंची। वहां उन्होंने एड्स से पीड़ित 4 कैदियों से बातचीत की। वे तत्काल समझ गई कि वे आधुनिक जमाने के कोड़ी हैं। क्रिसमस से पहले वाले सोमवार को वे न्यूयॉर्क सिटी पहुंची और सीधे सिटी हॉल मेयर एडवर्ड कोच से मिलने गई। उन्होंने मेयर से कहा कि क्या वे गवर्नर मारियो को फोन कर सकते हैं। जब कोच ने उन्हें फोन थमाया तो वे बोली, गवर्नर, मैं अभी सिंग सिंग से आ रही हूँ और वहाँ के 4 कैदियों को एड्स है। मैं एक एड्स सेंटर शुरू करना चाहती हूँ। क्या आप उन 4 को रिहा करके मेरे सेंटर में भेज देंगे? मैं अपना एड्स सेंटर उन्हीं से शुरू करना चाहती हूँ। ओमो ने कहा, देखिए मदर, हमारे पूरे राज्य की जेलों में एड्स से पीड़ित कुल 33 कैदी हैं। मैं उन सभी को रिहा करके आपके सेंटर में भिजवा दूंगा। ठीक है, मदर टेरेसा ने कहा, लेकिन मैं अभी उन 4 से ही शुरुआत करना चाहूंगी। अब मैं आपको उस इमारत के बारे में बता देती हूँ जो मेरे दिमाग में है। क्या आप इसके लिए भुगतान करना पसंद करेंगे? ठीक है, क्योमो ने कहा, जो इस महिला की गहन प्रबलता से भूचक्के रह गए थे। फिर मदर टेरेसा ने मेयर कोच की ओर मुड़कर बोला, आज सोमवार है, मैं यह सेंटर बुधवार को खोलना चाहती हूँ। हमें इसके लिए कुछ परमिट्स की जरूरत है। क्या आप मेहरबानी करके यह काम कर सकते हैं? कोच अपने ऑफिस में खड़ी इस नाटी सी महिला को देखते रह गए। अपना सिर आगे पीछे हिलाने के बाद मेयर ने कहा, जब तक आप मुझे फर्श साफ नहीं करवाती तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अपने नेतृत्व शक्तियों को पहचाना सफलता की दिशा में पहला कदम है। चैप्टर 2, संवाद शुरू करना। थियोडोर रूजवेल्ट के बच्चे उनके दीवाने थे और इसकी बेहतरीन वजह भी थी। रूजवेल्ट का एक पुराना दोस्त एक दिन दुखी मन से उनके पास आया। उनका किशोर बेटा घर छोड़कर चला गया था और अपनी मौसी के यहाँ रहने लगा था। रूजवेल्ट के दोस्त ने दावा किया कि उसका बेटा आवारा था, वह ऐसा था वैसा था। उसका मानना था कि कोई भी उसके बेटे की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रूजवेल्ट ने कहा, बकवास, मुझे यकीन नहीं होता कि उस लड़के में कोई बुराई है, लेकिन अगर किसी चंचल लड़के के साथ घर पर अच्छा व्यवहार न किया जाए तो वह इसकी तलाश में किसी दूसरी जगह जरूर चला जाएगा। कुछ दिन बाद रूजवेल्ट लड़के से मिले और बोले, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुमने घर छोड़ दिया है। लड़के ने कहा, देखिए कर्नल, जब भी मैं डैडी के पास जाता हूँ तो वे हर बार भड़क उठते हैं। उन्होंने मुझे कभी अपनी बात कहने का मौका तक नहीं दिया। उनके मुताबिक मैं हमेशा गलत काम करता हूँ, दोष हमेशा मेरा ही होता है। रूजवेल्ट ने कहा, देखो बेटा, तुम्हें शायद इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे डैडी तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम वे तुम्ही से करते हैं। लड़का बोला, कर्नल रूजवेल्ट, हो सकता है आपकी बात सही हो, काश वे इसे किसी दूसरे तरीके से जताते। फिर रूजवेल्ट ने उसके पिता को बुलवाया। बातचीत की शुरुआत में ही उन्होंने पिता को कुछ कटु सच्चाइयां बता दी जिनसे उसे सदमा लगा। बाद पिता ठीक उसी तरह भड़क उठा जिस तरह लड़के ने बताया था। रूजवेल्ट ने कहा, देखा, तुम अभी जिस तरह मुझसे बात कर रहे हो उसी तरह अगर तुम अपने बेटे से बात करते हो तो मुझे कोई हैरानी नहीं है कि वह घर छोड़कर चला गया है। मुझे तो सिर्फ इस बात पर हैरानी होती है कि उसने यह काम पहले क्यों नहीं किया। अब तुम जाओ और उससे मेल जोल बढ़ाओ, उसके साथ रास्ते पर मिलो। संवाद में असफल होने से ज्यादा आसान कुछ नहीं होता। सामने वाले तो तुच्छ समझना, विरोध करना, नीचा दिखाना, बात काटना, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करना जैसे मैं बॉस हूँ और तुम सिर्फ एक अदने से कर्मचारी हो। कुछ समय पहले तक दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और मशहूर कंपनियों में ऐसा व्यवहार आम था। डांटना, फटकारना या चिल्लाना एग्जीक्यूटिव पदों पर बैठे लोगों को उतना ही नैसर्गिक अधिकार माना जाता था जितना कि ऑफिस विंडो और 2 घंटे के लंच को माना जाता है। दुर्भाग्य से यही व्यवहार परिवारों, स्कूलों और अन्य संगठनों में भी अपना लिया है। से चिल्लाने को बरसों तक दृढ़ता माना जाता है। दृढ़ता का क्षेत्र ज्ञान की निशानी समझ लिया गया। विवाद पैदा करने को सच्चाई समझा गया। हम सभी सुपरवाइजर्स और कर्मचारियों, माता पिता और बच्चों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को कृतज्ञ होना चाहिए कि वे दिन अब आखिरकार खत्म हो रहे हैं। क्राइसलर कॉर्पोरेशन के पूर्व वाइस चेयरमैन जेरी ग्रीनवाल्ड कंपनियों के संवाद की इस पुरानी शैली की तुलना बच्चों के एक खेल टेलीफोन से करते हैं। अगर 2 किशोर एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं तो उन्हें अपने बीच कोई विवाद सुलझाना हो तो एक किशोर लॉन के पार जाता है और वे आपस में बातचीत करके इसे सुलझा लेते हैं।
लेकिन अगर वे किसी कॉर्पोरेशन के 2 विभागों में काम करने वाले कर्मचारी हों, तो एक किशोर अपने बड़े भाई को बताता है, जो अपनी माँ को बताता है, जो उसके पिता को बताती है, जो पड़ोसी के घर जाता है और दूसरे किशोर के पिता को बताता है, जो दूसरे किशोर की माँ को बताता है, और आखिरकार संदेश दूसरे किशोर तक पहुँच जाता है और फिर वह पूछता है, पड़ोस वाला मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। क्राइसलर में इसी चक्र को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रीनवाल्ड ने स्पष्ट किया कि जब वे कंपनी में थे, अगर आप किसी प्लांट में ऑपरेटर हैं, तो आपको अपने काम को बेहतर बनाने के लिए प्लांट के दूसरे सिरे पर 300 फुट दूर काम करने वाले किसी कर्मचारी से कुछ बदलवाना है, तो जाकर उसे बता दें। उसे फोरमैन से यह न कहें कि वह आपके सुपरडेंट को बताए, जो उसके सुपरडेंट को बताएगा, जिससे आज के 6 महीने बाद भी अगला आदमी यह पता लगाने की कोशिश करता रहे कि आप क्या बदलवाना चाहते हैं। बिजनेसमैन में भी और बिजनेस की दुनिया के बाहर भी अब ज्यादा से ज्यादा लोग यह समझने लगे हैं कि अच्छा संवाद दरअसल कितना महत्वपूर्ण होता है। अच्छी संप्रेषण योग्यता ही लोगों में चिंगारी सुलगाती है, यही महान विचारों को कर्म में बदलती है, यही हर उपलब्धि को संभव बनाती है। अच्छी तरह संप्रेषण करना कोई बहुत जटिल काम नहीं है, कम से कम सिद्धांततः तो नहीं है। आखिर हम में से हर व्यक्ति हर दिन संवाद करता है। हम सभी बचपन से संवाद करते आ रहे हैं। कम से कम हम सोचते तो यही हैं, लेकिन सच्चा संप्रेषण, असरदार व्यक्त संसार में तुलनात्मक रूप से दुर्लभ ही होता है। अच्छी तरह संवाद करना सीखने का कोई गोपनीय नुस्खा नहीं है, लेकिन कुछ बुनियादी अवधारणाएं जरूर होती है, जिनमें माहिर होना आसान है। यहाँ सफल संवाद की शुरुआती कदम बताए जा रहे हैं, उन पर अमल करेंगे तो आप सफलता की राह पर चलना शुरू कर देंगे। संवाद को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। 2. दूसरों के प्रति खुला नजरिया रखें। 3. संवाद के लिए अनुकूल माहौल बनाएं। चाहे आप दिन भर कामकाज में कितने भी व्यस्त हों, आपको संवाद के लिए वक्त निकालना ही होगा। दुनिया के सारे प्रतिभाशाली विचार बेकार हैं अगर आप उन्हें दूसरों तक पहुंचा ही न पाएं। संवाद कई तरीकों से किया जा सकता है। मीटिंग्स में, सहकर्मियों के साथ आमने सामने की मुलाकात में, हॉल तक जाने या वाटर कूलर के पास खड़े होकर या कंपनी के लंच रूम में आधा घंटा बिताने से। सबसे अहम बात है कि संवाद होते रहना चाहिए। AMR कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रॉबर्ट केंड्रेल आमतौर पर अपने केबिन में बैठते हैं, लेकिन सोमवार को नहीं। सोमवार को वे अपने ज्यादातर वक्त एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में बिताते हैं, जहां वे कंपनी के हर समूह के सदस्यों से की बातें सुनते हैं और उन्हें अपनी बात कहते हैं। क्रेंडेल ने कुछ समय पहले कहा, कल सुबह यहाँ पर सीनियर ऑफिसर मौजूद थे। इसके अलावा यहाँ कंपनी के 3-4 स्तरों के 8-10 लोग बैठे थे। हम एक बहुत ही जटिल विश्लेषण कर रहे थे। हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि हमने जो हब एंड स्पोक सिस्टम बनाया है, वह हालात बदलने की वजह से कहीं आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक तो नहीं हो गया था। जब हमने हब्स और स्पोक्स का यह खास तंत्र बनाया था, तो संसार एक दिशा में जा रहा था और अब यह बिल्कुल दूसरी दिशा में जा रहा है। इसका असर इस बात पर पड़ा कि यात्री किस तरह तंत्र के पार जाते हैं। इसका असर कीमत पर भी पड़ा। परिणाम स्वरूप आज हम नहीं जानते कि हब और स्पोक तंत्र व्यवहारिक है या नहीं। यह तय करना बहुत जटिल है। यह तय करने के लिए बहुत सारे आंकड़ों की भी जरूरत है। इसलिए हमने कल 3.5 घंटे की मीटिंग की, जिस दौरान कई अलग अलग दृष्टिकोण सामने आए और गहन भावना के काफी बातचीत हुई। इस मीटिंग के अंत में हमने लोगों को 3-4 पूरक काम सौंप दिए और वे 2 हफ्तों बाद अतिरिक्त आंकड़े लेकर आएंगे। तब हम बैठकर आगे बातचीत करेंगे। हम जो कर रहे हैं, क्या वह गलत है और हम ऐसा क्या अलग कर सकते हैं जिसके कारगर होने की ज्यादा संभावना हो। इसी तरह हम अंततः इस दुविधा से निकलने का रास्ता खोज पाएंगे। ये 2 फायदे हैं। क्रेंडेल को जानकर लोगों की राय पता चलती है और वे अमेरिकन एयरलाइंस के भावी सपने को बुनने में मदद करते हैं। यह विश्वसनीय संबंध बनाने की बुनियादी बात है। यह जरूरी नहीं कि संवाद किसी बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में ही हो। कंपनियों में होने वाले ज्यादातर अच्छे संवाद अनौपचारिक होते हैं। हैरिसन कॉन्फ्रेंस सर्वेक्षण इंक के चेयरमैन वॉल्टर ए ग्री एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे वे आमने सामने की मुलाकात का नाम देते हैं। ग्रीन कहते हैं, दुर्भाग्य से संगठनों में पायदान होते हैं। हमारे यहाँ एक प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और इसी तरह कई अन्य पायदान होते हैं। आमने सामने की मुलाकात इससे उभरने का एक तरीका है। ये अनौपचारिक बातचीतें आमतौर पर लंच के दौरान होती है। इनमें मैं संगठन के किसी भी व्यक्ति से मिलता हूँ जिससे मैं मिलना चाहता हूँ। इससे मुझे यह जानने का मौका मिलता है कि उनके लिए कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं।
वे कंपनी के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वे अपनी नौकरियों के बारे में कैसा महसूस करते हैं। मैं इंसान के रूप में उनके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। मैं उनके लिए ज्यादा मानवीय बनना चाहता हूँ और यह भी चाहता हूँ कि वे कंपनी के बारे में मुझसे सवाल करें। आमने सामने की मुलाकात में यह सब ज्यादा आसान होता है। इन बातचीतों के फलस्वरूप ग्रीन के कंपनी संबंध सपने के विस्तार होता रहता है। JP मॉर्गन के प्रेसिडेंट डगलन वार्नर सीधे संवाद की इस आदत को पुराने बैंक में लेकर आए हैं। वार्नर कहते हैं, हम सचमुच चारों तरफ घूमते हैं और अंदरूनी मंजिल में टहलते रहते हैं। हम खुद से कहते हैं, जाकर कुछ लोगों से मिलो, ऑफिस के बाहर निकलो, दूसरी जगह पर जाओ। इस बात पर जोर मत दो कि हर व्यक्ति खुद यहाँ आए। सप्ताह में कई बार वार्नर या उनके प्रमुख सहयोगी मॉर्गन के 30-40 सदस्य लोगों के साथ कॉफी पीते हैं। वार्नर के शब्दों में, हम नजरें मिलाकर सीधा और अनौपचारिक संवाद करते हैं। मॉर्गन जैसा बैंक भी इन आसान बातचीतों की उपयोगिता समझ चुका है। इसी सिद्धांत को एग्जीक्यूटिव स्कूल के भीतर भी लागू किया जा सकता है। इसके लिए हम न्यूयॉर्क में रहने वाले कंपनी के लगभग 300 मैनेजिंग डायरेक्टर्स को हर दिन लंच पर एक बड़े आमंत्रित करते हैं। इसके अलावा विदेशों से न्यूयॉर्क और मैनेजिंग डायरेक्टर्स को भी आमंत्रित किया जाता है। इस तरह हर दिन एक बढ़िया फोरम बन जाता है। कॉर्निंग इंक में गुणवत्ता के कॉर्पोरेट डायरेक्टर डेविड लूथर अपने संगठन में इस प्रक्रिया का वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं निचली खुदाई शब्दावली का इस्तेमाल करता हूँ। मैं संगठन की तहतली तक जाकर पहुँचता हूँ कि वास्तव में क्या चल रहा है, कर्मचारी किस बात को लेकर चिंतित हैं, वे क्या कह रहे हैं, वे किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और मैं उनकी मदद करने के लिए क्या कर सकता हूँ। असरदार संवाद की जरूरत ऑफिस के दरवाजे पर ही खत्म नहीं हो जाती। इसकी जरूरत घर, स्कूल, चर्च, यहाँ तक कि विज्ञान की प्रयोगशालाओं में भी होती है। हर वह जगह जहाँ लोग मिलते जुलते हैं, वहाँ संवाद ही कुंजी होती है। ऐसा होता था कि शोध करने वाले वैज्ञानिक प्रयोगशाला में ही पूरी जिंदगी बिता सकते थे और प्रकृति की सच्चाइयों की खोज एकाग्रता से जुटे रह कर सकते थे। लेकिन अब वे दिन लग चुके हैं। आज के प्रतिस्पर्धी संसार में वैज्ञानिकों को भी सुनने और बोलने की जरूरत होती है। स्टाक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज के प्रख्यात शोध प्रोफेसर डॉक्टर रोनाल्ड एम एम्बास कहते हैं, कई वैज्ञानिक अपने काम को असरदार ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते। वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, उन्हें काफी कुछ अंदाजा होता है कि वे यह काम क्यों कर रहे हैं, लेकिन आम पृष्ठभूमि में इसे व्यक्त करने में उन्हें मुश्किल आती है। उन्हें प्रयोगशाला से बाहर अपने विचारों को संप्रेषित करने में दिक्कत आती है। कई स्तरों पर यह कमजोरी अहम साबित होती है। फंड हासिल करने के लिए आपको लोगों को यकीन दिलाना होता है कि आप वाकई कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। जब ली आयाकोका पहली बार फोर्ड कंपनी में काम करने गए तो उन्होंने कई ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरों और डिजाइनरों में संवाद की यही सीमा देखी। मैं जबरदस्ती विचारों वाले ऐसे बहुत से इंजीनियरों को जानता हूँ जो दूसरों के सामने अपने विचार स्पष्ट नहीं कर पाते थे। यह काफी शर्म की बात होती है कि कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति बोर्ड या कमेटी को यह नहीं बता पाए कि उसके दिमाग में क्या है। दूसरों के सामने अपनी बात स्पष्ट रूप से बोलने और दूसरों की बातें सुनने के बुनियादी मानवीय कौशल में महारत हासिल किए बिना किसी कंपनी, स्कूल या परिवार के सदस्य लंबे समय तक सुखी नहीं रह सकते। वाइन परिवार में स्थिति बिगड़ने लगी थी। बच्चे बड़े हो रहे थे। इसका मतलब था मेज की तारीखें, बर्थडे पार्टीज, लिटिल लीग गेम्स, जिम्नास्टिक्स क्लासेस, ब्राउनी ट्रप्स, धार्मिक निर्देश और हैरियट के लिए इतनी सारी कार यात्राएं कि वह गिनती ही भूल गई थी। स्टुअर्ट अपनी नौकरी से प्रेम करता था, लेकिन उसके लिए यात्रा करना कष्टकारी अनुभव होता था। यात्राओं की वजह से उसे अपने परिवार से दूर रहना पड़ता था, जो उसे पसंद नहीं था। नतीजा यह होता था कि हैरियट जैसी एक एलिजाबेथ के साथ घर पर अकेली रह जाती थी, जो वैसे तो होनहार थे, लेकिन दिनों दिन ज्यादा स्वतंत्र होते जा रहे थे। हैरियट बताती है, जैसे कि जैसी और एलिजाबेथ ज्यादातर समय टीवी देखते रहते थे और पर्याप्त पढ़ाई नहीं कर रहे थे। हमें संवाद करने का समय मुश्किल से मिल पाता था। स्थिति बेकाबू होने से पहले ही लेवाइन परिवार के एक रात इकट्ठे बैठकर एक योजना बनाई। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वे हर हफ्ते एक पारिवारिक सभा करेंगे। हर रविवार डिनर के बाद वे किचन की टेबल के चारों तरफ बैठकर शांत तरीके से बताएंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हैरियट कहती हैं, विचार यह था कि चाहे जो हो जाए, हर हफ्ते पारिवारिक संवाद के लिए नियमित मंच मिले। पारिवारिक सभा में छोटे बड़े सभी मुद्दों पर संवाद होने लगा। क्या बच्चे टीवी देखने से पहले आधा घंटा पढ़ रहे हैं?
क्या स्टुअर्ट सॉकर गेम की तारीख तक वापस लौट पाएंगे? हैरियट किचन की डिश परोसना कब छोड़ेंगी? मीटिंग के अंत में बच्चों को उनका साप्ताहिक जेब खर्च दिया जाता था। हर एक में शामिल होने की उम्मीद की जाती थी और कोई भी कभी मुश्किल नहीं पड़ता, बशर्ते वह सच बोले। मैनेजर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं यह सोचने के अलावा कि सारी बुद्धि उन्हीं से प्रभावित होती है, वह यह समझने की असफलता है कि संवाद हमेशा दो तरफा होता है। आपको अपने विचार दूसरों को बताने होते हैं और उनके विचार सुनने होते हैं। यह दूसरे नंबर का पायदान है। दूसरों के प्रति खुला नजरिया रखें, ऊपर नीचे और आसपास। रोमन नाटककार पब्लियस साइलस ने मानव स्वभाव के इस सत्य को 2000 साल पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने लिखा है, हम दूसरों में तब दिलचस्पी लेते हैं जब वे हम में दिलचस्पी लेते हैं। अगर आप अपने सहकर्मियों को दिखा सके कि आप उनके विचारों को ग्रहण करने के इच्छुक हैं, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वे भी आपके विचारों के प्रति ज्यादा ग्रहणशील होंगे। वे ईमानदारी से आपको उन चीजों की जानकारी देंगे जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। ये जाहिर करें कि आपको कंपनी के भविष्य की परवाह है और उनकी भी उतनी ही परवाह है। परवाह का प्रदर्शन सिर्फ अपने सहकर्मियों तक ही सीमित न रखें। सच्ची परवाह का यही संवाद अपने ग्राहकों के साथ भी रखें। व्यवसायिक बैंकर थॉमस ए सॉन्डर्स तृतीय सॉन्डर्स कॉर्प एंड कंपनी के काम करते हुए ऐसी विकासशील कंपनियों को तलाशते हैं जिनमें वे अपने ग्राहकों का पैसा लगा सकें। वे बिजनेस की दुनिया में मोती तलाशने में माहिर हैं। सॉन्डर्स पर सबसे ज्यादा असर इस बात का होता है कि कंपनी अपने ग्राहकों से संवाद करने में बहुत निपुण है। कुछ वक्त पहले निवेश अवसर भापने के लिए उन्हें लेफेट लुसियाना स्थित एक होलसेल ज्वेलरी कंपनी की यात्रा की। वे दिन भर कंपनी के कारखाने और ऑफिस घूमते रहे, लेकिन आला दर्जे के संवाद सफलता को उन्होंने सिर्फ 5 ही मिनट में पहचान लिया जब वे टेलीमार्केटिंग रूम में गए। सॉन्डर्स ने कहा, वे बड़ी कुशलता से अपने ग्राहकों से फोन पर बातचीत कर रहे थे। उनसे जरा भी गलती नहीं हो रही थी। बस बिग बिग आप यह चाहते हैं? हाँ, हमारे पास इसका स्टॉक है। आप 2 वो चाहें, अच्छी बात है। आप 3 वो चाहें, बढ़िया है। आप वे हमारे पास है? नहीं, आपको यह चीज बैंक ऑर्डर करनी होगी। क्या मैं एक बदलाव का सुझाव दे सकती हूँ? हाँ, अच्छा, अगर आप हमारे कैटलॉग का पृष्ठ 600 देखें तो वहाँ आपको एक चित्र दिखेगा। बूम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत 15 सेकंड में खत्म हो जाती थी। अविश्वसनीय। औसत फोन चर्चा में 15 सेकंड लगे और आम ग्राहक इससे रोमांचित हुआ। और इस तरह की कंपनी में निवेश कौन नहीं करेगा? ग्राहकों और सहकर्मियों से अलग अलग होना आसान है, खास तौर पर संगठन के ऊपर बैठे लोगों के लिए। लेकिन आप चाहे कितने ही ऊपर पहुंच जाएं, बोलने और सुनने का संवाद कौशल सभी दिशाओं में होना चाहिए, ऊपर नीचे और चारों तरफ। रोनाल्ड रिनर को संवाद कौशल में माहिर कहा जाता है और सही कहा जाता है। अपने लंबे राजनीतिक कैरियर में उन्होंने लोगों की बात सुनने और उनसे बात करने का अटल सिद्धांत बना लिया था। राष्ट्रपति बनने के बाद भी रिगल अपने इलाके में आए पत्र पढ़ते थे। उन्होंने व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी से कह रखा था कि वे हर दोपहर उन्हें कुछ चुनिंदा पत्र दें। रात को वे उन्हें अपने साथ ले जाते थे और खुद उसका जवाब लिखते थे। बिल क्लिंटन ने टेलीफोन पर प्रसारित होने वाले टाउन मीटिंग का भी ऐसा ही इस्तेमाल किया। इसके माध्यम से वे यह जानकारी रखते थे कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं और वे लोगों के सामने जाहिर करते थे कि वे उनकी परवाह करते हैं, भले ही उनके पास जनता की सारी समस्याओं के हल न हो। लेकिन क्लिंटन सुनाते हैं, जुड़ते थे और अपने विचार व्यक्त करते थे। इसमें नया कुछ नहीं है। अब्राहम लिंकन ने 1 सदी से ज्यादा पहले समय यह नीति अपनाई थी। उन दिनों कोई भी नागरिक राष्ट्रपति को याचिका दे सकता था। कई बार लिंकन किसी सहायक से उसका जवाब देने को कहते थे, लेकिन अक्सर वे खुद उसका जवाब देते थे। इस बात के लिए उनकी थोड़ी आलोचना भी हुई। जब युद्ध हो रहा था, यूनियन को बचाना हो तो इस झंझट में क्यों पड़ना? क्योंकि लिंकन जानते थे कि जनता की राय समझना राष्ट्रपति बनने का एक अनिवार्य हिस्सा है और वे इसे सीधा चुनना चाहते थे। फोर्ड मोटर कंपनी में नॉर्थ अमेरिकन ऑटो ऑपरेशन मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिचर्ड एल इस बात पर दृढ़ता से यकीन करते हैं कि वे लगातार अपने कर्मचारियों से कहते हैं, मेरा दरवाजा हमेशा खुला है। अगर आप हॉल से गुजर रहे हैं तो मुझे यहाँ बैठा देखते हैं, तो भले ही आप सिर्फ हेलो कहना चाहें, यहाँ आ जाएं। अगर आप मुझे कोई विचार बताना चाहते हैं तो बेझिझक बता दें। ऐसा महसूस न करें कि आपको इसके लिए मैनेजरों की मदद लेनी पड़ेगी। इस तरह का आसान संवाद सहयोग से नहीं होता। यहाँ पर नियम क्रमांक 3 आता है, संवाद के लिए अनुकूल माहौल बनाएं।
यह लोगों के साथ संवाद करने की एक बुनियादी सच्चाई है। जो वे सोचते हैं वह नहीं करेंगे और जो आप कहते हैं उसे ग्रहण नहीं करेंगे। जब तक कि असल विश्वास और साझी दिलचस्पी की बुनियाद न पड़ जाए, इसका नाटक नहीं किया जा सकता। आप संवाद को लेकर सचमुच कैसा महसूस करते हैं? आपका नजरिया खुला है या नहीं, यह आपको साफ साफ पता चल जाता है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आप साफ साफ जान जाते हैं कि किसी व्यक्ति को संवाद करना पसंद है या नहीं। ओलंपिक जिम्नास्टिक्स मेरी लाउरेटन कहती हैं, जब आपको भावना समझ आने लगती है तो आप गैर शाब्दिक संवाद और बॉडी लैंग्वेज से इंसान को पढ़ सकते हैं। आप जान जाते हैं कि कोने में खड़े होकर वह दरअसल कह रहा है, देखो मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे बातचीत करे। आप इस तरह का संदेश देने से कैसे बच सकते हैं? खुले, लोगों को पसंद करें और उन्हें बता दें कि आप उन्हें पसंद करते हैं। रेटन की सलाह पर अमल करें। जमीन से जुड़े रहना और विनम्र बने रहना बेहद महत्वपूर्ण है। मैं बस लोगों को आरामदेह बनाने की कोशिश करती हूँ, हर व्यक्ति के साथ एक जैसा बर्ताव। मैं सोचती हूँ कि हर व्यक्ति एक ही स्तर पर है, चाहे वह कंपनी का सीईओ हो या सेल्समैन। बस काम का फर्क होता है। अनुकूल माहौल बनाने का यही मतलब है, लोगों को आरामदेह महसूस कराना। यह आज की तुलना में सबसे पहले ज्यादा आसान है। टीवी अकाउंसर और पूर्व बेसबॉल महान खिलाड़ी जो गियोला याद करते हैं कि पहले खिलाड़ियों और प्रशंसकों के बीच सीधा संपर्क हुआ करता था। जब हम मैदान से बाहर आते थे और मैच के बाद घर लौटते थे तो हम ट्रेन में उन्हीं प्रशंसकों के साथ सफर करते थे जो कुछ घंटों पहले दर्शन दीर्घा में बैठे थे। उस दिन यह असामान्य बात नहीं थी कि कोई फैन आपसे कहे, जो यह तो बताओ तुम्हें उस तीसरे स्ट्राइक पर बल्ला क्यों घुमाया, उसे जाने क्यों नहीं दिया। अब प्रशंसकों और खिलाड़ियों के बीच ऐसा व्यक्तिगत जुड़ाव देखने को नहीं मिलता। अब तो प्रशंसक बस पढ़ता है कि खिलाड़ी 6-7 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है या नहीं। बेहतरीन प्रदर्शन वाले इंटीग्रेटेड सर्किट्स के निर्माता एनालॉग डिवाइसेस इंक के चेयरमैन रे स्टेटर ने व्यक्तिगत रुचि लेने का महत्व अपने मित्र रेड आरबेक से सीखा, जो काफी समय तक बोस्टन सेल्टिक्स के प्रेसिडेंट रहे। स्टेटर बताते हैं, लीडरशिप के बारे में बात करते वक्त वे अक्सर इस वाक्य का इस्तेमाल करते थे, मैं अपने लोगों से प्रेम करता हूँ। वे इसे लीडरशिप की सच्ची शर्त मानते थे और यही सच है। अगर आपके यहाँ ऐसा माहौल है जिसमें लोग सचमुच यकीन करते हैं कि आप उसमें सच्ची दिलचस्पी लेते हैं और उनकी खुशहाली की सच्ची परवाह करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने उनके सार्थक संबंध बना लिए हैं। तभी और सिर्फ तभी संवाद के लिए यही जमीन तैयार होगी। यह उम्मीद न करें कि यह काम बिना मेहनत के अपने आप हो जाएगा। कुछ साल पहले कॉर्निंग के डेविड लूथर एक यूनियन लीडर को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि वह उस गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए सहमत हो जाएं, जिसे कंपनी शुरू करने की कोशिश कर रही है। लूथर बेहतरीन अंदाज में बोले, लगातार बोले और उन्हें लग रहा था कि वे गुणवत्ता सुधार का महत्व बहुत ही अच्छी तरह बता रहे हैं और सामने वाला यकीनन इस पर राजी हो जाएगा। लूथर ने यूनियन लीडर से कहा कि यह कार्यक्रम मैनेजमेंट और मजदूरों दोनों की जिंदगी को बेहतर बना देगा, लेकिन मजदूरों का नेता स्पष्ट रूप से लूथर की कही एक बात पर भी विश्वास करने को तैयार नहीं था। लूथर कहते हैं, वह उठकर खड़ा हुआ और बोला, अब मुझे बोलने का मौका दें, यह बकवास है, असल में यह एक साजिश है। आप लोगों की बाकी साजिशों से बेहतर है, लेकिन फिर भी साजिश ही है। आप तो बस कर्मचारियों का ज्यादा तेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे उनमें बातचीत का सिलसिला आगे भी चलता रहा। लूथर कहते हैं, वह थोड़ा थोड़ा सहमत हुआ, लेकिन मैं उसे पूरा यकीन नहीं दिला पाया। इसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे भरोसा दिलाए बिना मैं उससे अपनी बात नहीं मनवा सकता। मैं सिर्फ यही जाहिर कर सकता था कि मैं इसका हकदार हूँ। इसलिए मैंने कहा, मैं तुमसे यही बात अगले साल भी कहूंगा, उसके अगले साल भी और उसके आने वाले साल में भी। मैं बार बार तुम्हारे सामने यही प्रस्ताव रखूंगा। और लूथर ने ठीक ऐसा ही किया। उनका संदेश पहुंचने में कई वर्ष लग गए, लेकिन पहले उन्हें यह साबित करना था कि छोटे छोटे मुद्दों पर भी उन पर भरोसा किया जा सकता है। उन्हें यह साबित करना था कि वे उनकी चिंताएं सुन सकते हैं। अंत में लूथर के धैर्य की जीत हुई और संदेश सचमुच पहुंच गया। अंततः कॉर्निंग की यूनियन गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम में साझेदार बन गई। याद रखने वाली आखिरी बात, जब लोग आपको यह बताने का जोखिम लें कि वे वास्तव में क्या सोचते हैं, तो उनकी स्पष्टवादिता के लिए उन्हें सजा न दें। दोबारा संवाद का जोखिम लेने से उन्हें हतोत्साहित करने के लिए कुछ भी न करें, कुछ भी नहीं। न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर
फ्रेड जे सीवर्ट कहते हैं, अगर कोई कर्मचारी ऐसा सुझाव देता है जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, तो मैं उसे यह बताते समय बहुत संभल कर व्यवहार करता हूँ। मैं लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि वे अगली बार भी मेरे पास आकर नया सुझाव दें। मैंने अपने स्टाफ से कुछ लोगों से बता दिया है कि भले ही मैं उनके 100 में से 99 विचारों से असहमत हो जाऊं, लेकिन इसके बावजूद वे बार बार अपने विचार मुझे बता रहे हैं। उन्हें इसी का भुगतान मिलता है। 100 में से एक बार उनका सुझाव मूल्यवान होगा और बाकी 99 के लिए मैं उन्हें कतई कमजोर या कमतर नहीं समझूंगा। 100 में से एक यह ज्यादा असरदार तो नहीं लगता, लेकिन इससे भी कम प्रतिशत में जबरदस्त दौलत कमाई गई है। इसलिए विचार सुनना और बताना इतना महत्वपूर्ण है। हकीकत तो यह है कि संवाद का एक कौशल भी है और कला भी। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में लोगों को जितना सोचना चाहिए और उतना ही अभ्यास करना चाहिए, न ज्यादातर लोग नहीं करते। इनमें कई बार अपने विचारों को सामने रखकर खुद को निशाना बनाने की असुरक्षा भी शामिल होती है। आप अपने विचार दूसरों को बता रहे हैं और उससे उनके विचार पूछ रहे हैं। यह हमेशा आसान नहीं होता। इसमें वक्त और मेहनत लगती है। लगातार नई नई तकनीकें सीखनी पड़ती है और उनका अभ्यास भी करना पड़ता है। लेकिन तसल्ली रखें, अभ्यास से सचमुच आदर्श पूर्णता आती है और पूर्णता आए या न आए, महारत तो हासिल हो ही जाती है। कुओ चिजू ताइपेन टारवाइन में चीफ प्रोसिक्यूटर हैं। वे जबरदस्त वक्ता हैं, लेकिन पहले वे भाषण के मामले में बड़े कच्चे थे। प्रगतिशील युवा प्रोसिक्यूटर होने के नाते चीजू का स्थानीय संगठनों में भाषण देने के लिए अक्सर आमंत्रित किया जाता था। उन्होंने रोटरी को इनकार कर दिया, उन्होंने लॉयंस को इनकार कर दिया, उन्होंने जूनियर अचीवमेंट को इनकार कर दिया। वे लोगों के सामने भाषण देने से विचारों में इतना घबराते थे, जैसा कई लोगों को हाल में होता है, कि उन्होंने हर आमंत्रण ठुकरा दिया। वे बताते हैं, किसी मीटिंग में हिस्सा लेते वक्त मैं हमेशा सबसे दूर वाले कोने की सीट चुनता था और मैंने कभी एक शब्द भी नहीं बोला। वे जानते थे कि यह डर उनके करियर की तरक्की को धीमा कर रहा है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि इस चिंता से उनकी रातों की नींद भी उड़ा दी थी। वे जानते थे कि उन्हें संवाद न कर पाने की अपनी इस समस्या से उभरना होगा। फिर एक दिन चीजू को अपने पुराने हाई स्कूल में भाषण देने का आमंत्रण मिला। उन्होंने फौरन ताड़ लिया कि यह अवसर बस उन्हीं के लिए है। आखिर उन्होंने स्कूल और उसके वर्तमान तथा पुराने विद्यार्थियों के साथ मजबूत रिश्ता बनाने के लिए बरसों तक मेहनत की थी। अगर वे किसी श्रोता समूह पर भरोसा कर सकते थे तो वो सही था। वो कहते हैं, श्रोता उसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने भाषण की तैयारी की और जितनी अच्छी तरह खुद को तैयार कर सकते थे किया। उन्होंने एक ऐसा विषय चुना जिसके बारे में वे बहुत ज्यादा जानते थे और जिसके वे दिल से परवाह करते थे। प्रोसिक्यूटर के रूप में उनका काम। उन्होंने अपने भाषण का ताना बाना असल जिंदगी के उदाहरणों के इर्द गिर्द बुना। उन्होंने भाषण याद नहीं किया, उन्होंने उसे कागज पर नहीं लिखा। वे तो बस स्कूल के ऑडिटोरियम के मंच पर पहुंचे और इस तरह बोले जैसे वे दोस्तों से भरे कमरे में खड़े होकर बोल रहे हों। और वाकई ऐसा ही था। वह भाषण जबरदस्त सफल हुआ। मंच से उन्हें दिख रहा था कि श्रोताओं की नजरें उन्हीं पर टिकी हुई है। उन्हें सुनाई दे रहा था कि लोग उनकी चुटकुलों पर हंस रहे थे। उन्हें श्रोताओं की गर्मजोशी और समर्थन महसूस हो रहा था। जब उनका भाषण खत्म हुआ तो विद्यार्थियों ने खड़े होकर जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। शीजू जब उस दिन संवाद के बारे में कुछ मूल्यवान सबक सीखे। संवाद के लिए खुलेपन और विश्वसनीय माहौल की जरूरत होती है। सफल संवाद बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। चीजू वही नहीं ठहरे। आज वे ताइपेन के लोकप्रिय वक्ता बन चुके हैं और तेजी से तरक्की करते हुए चीफ प्रोसिक्यूटर के पद पर पहुंच चुके हैं। अंततः वे संवाद करना सीख ही गए। संवाद विश्वसनीय संबंधों की बुनियाद पर ही बनता है। चैप्टर 3, लोगों को प्रेरित करना। लोग अपने नाम को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। यह बात एंड्रयू कार्नेगी को बचपन में ही पता चल गई थी। बचपन में 10 साल की उम्र में एंड्रयू के पास खरगोशों का एक जोड़ा था। एक दिन सुबह सुबह जब वे जागे तो उन्होंने देखा कि दड़बे में बहुत सारे छोटे छोटे खरगोश हैं। दिक्कत यह थी कि कार्नेगी के पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। आपको क्या लगता है उन्होंने क्या किया होगा? देखिए, उनके मन में एक बेहतरीन विचार आया। उन्होंने पड़ोस के 6-7 बच्चों से कहा कि अगर वे हर दिन खरगोशों को खिलाने के लिए घास पत्ती लाएंगे तो वे उनके सम्मान में खरगोशों के नामकरण उनके नाम पर कर देंगे। यह योजना जादू की तरह कामयाब हुई। यही इस कहानी का सार है।
एंड्रयू कार्नेगी यह घटना कभी नहीं भूले। बरसों बाद उन्होंने बिजनेस में इस तकनीक का इस्तेमाल करके लाखों डॉलर बनाए। वे पेंसिल्वेनिया रेड रोड को स्टील की पटरियां बेचना चाहते थे। उस वक्त जे एडगर थॉम्सन उस कंपनी के प्रेसिडेंट थे। एंड्रयू कार्नेगी ने खरगोशों वाला सबक याद रखते हुए पीटर्सबर्ग में एक विशाल स्टील मिल शुरू की और उसका नाम जे एडगर थॉम्सन स्टील वर्क्स रखा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब उसके बाद पेंसिल्वेनिया रेड रोड को स्टील की पटरियों की जरूरत पड़ी तो आपको क्या लगता है जे एडगर थॉम्सन ने पटरियां कहां से खरीदी होगी? इंटरनेशनल के चेयरमैन पॉल फायरमैन को अपने कर्मचारियों को जबरदस्त रूप से प्रेरित करने की जरूरत थी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही साहसिक दावा और वादा कर लिया था। उन्होंने कसम खाई थी कि 2 साल में रीबॉक अपना मार्केट शेयर नाइकी से ज्यादा कर लेंगे। फायरमैन ने अपने कर्मचारियों को रिश्वत नहीं दी, डराया नहीं, धमकाया नहीं, दबाव भी नहीं डाला। उन्होंने तो उनका नेतृत्व करके उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने अपने कर्मचारियों को दिखा दिया कि वे जोखिम लेने के इच्छुक हैं। उन्होंने कर्मचारियों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक बिल्कुल नई और अनोखी उत्पाद विकास योजना बनाई और उनमें उदारता से पैसा लगाया। उन्होंने कसम खाई कि खेल जगत के शीर्ष खिलाड़ियों को रीबॉक का प्रवक्ता बनाने की वे हर संभव कोशिश करेंगे और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फायरमैन 24 घंटे रीबॉक कंपनी के सपने के बारे में बात करते थे और उस सपने को जीते थे। कहना था, आपको कर्मचारियों को खुद से जोड़ना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि आप कर्मचारियों को हुक्म देकर उनसे अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप कर्मचारियों से यह कह सकते हैं, जाओ और यह काम कर दो। आपको तो बस इस बात की जरूरत होती है कि आप अपने चिंतन, सपने, भविष्य दृष्टि, फसादी में लोगों को शामिल करने का वक्त निकालें, उन्हें अपने साथ जोड़ें। हाँ, यह सच है कि इनमें वक्त लगता है, मेहनत लगती है, सतत शक्तिकरण की जरूरत होती है, लेकिन ध्यान रखें, आप कर्मचारियों को हुक्म नहीं देते हैं, आप जोड़ते हैं। आप एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ लेते हैं तो आप कायाकल्प या क्रांति शुरू कर देते हैं। आप एक व्यक्ति को बदलते हैं और वह 10 अन्य लोगों को जोड़ने में समर्थ हो जाता है। फिर वे मिलकर 100 लोगों को जोड़ लेते हैं। पहले दिन तो लोगों ने मेरे लक्ष्य को असंभव माना,